अस्सलामुअलैकुम। पहला वीडियो हमारा लॉस्ट हो चुका है। मैं हूं ज़रीफ सर। दूसरा वीडियो वापस से बना रहे ट्रिग्नोमेट्री के लिए 6.2 सॉल्व करेंगे। इसमें हम जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें याद रखनी रहती है। ऑलरेडी सब बच्चों को मैंने बता चुका हूँ, तो अभी टाइम नहीं दूंगा, बस फास्ट एकदम बता रहा हूँ कि इसमें ना ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है कि कैसे हम किस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। या तो नीचे से ऊपर देखेंगे या ऊपर से नीचे देखेंगे। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अगर जैसे कि मान लो कोई एक बिल्डिंग है, हाँ, और एक यहाँ पे ऑब्जर्वर है, बिल्डिंग क्या है, ए बी है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से इसको ऑब्जर्व करता है तो यहाँ बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह अगर उसी वक्त में कोई बिल्डिंग से नीचे देख रहा हो, हाँ, ये पी क्यू ले लो, एक बिल्डिंग है और यहाँ पे आर पे एक पर्सन है, पी से ऑब्जर्वर देख रहा है आर पर, तो एंगल ऑफ क्या बनता है बोलो? डिप्रेशन बनता है। लेकिन सवाल आएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा? इधर बनेगा, तो जवाब होगा गलत। डिप्रेशन बनाने के लिए हम अपनी नज़र से एक स्ट्रेट लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खुद से अज्यूम कर लेंगे और ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और इसको भी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से, क्योंकि एंगल, थीटा इज अ सिंबल फॉर द एंगल, ओके। तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। तो यहाँ पे अगर हम दो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, क्योंकि इस एंगल से तो कुछ निकलने वाला है नहीं, इस एंगल से आप इसका इमेजिनरी पैरेलल यहाँ पे खींच सकते हो, ये फाइंड आउट कर लो, बाद में बोलो ये बराबर है इसके। इससे बेटर ये कि इसको देखो गौर से, क्या हो रहा है, एग्जैक्ट एंगल बन रहा है, अल्टरनेट एंगल कहते हैं ना सेम, आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो जितना डिप्रेशन एंगल यहाँ बनता उतना ही नीचे से एंगल बनता है। और ये बात भी तो सही है ना कि जिस एंगल से मैं नीचे देख रहा हूँ उसी एंगल से वो भी तो ऊपर देख रही होगी या देख रहा होगा, जो भी है। बात समझ आ रही है? तो ये थीटा, तो फिर ये भी थीटा। लेकिन अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा, एंगल पी की, तो बेटा देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये खड़ी बिल्डिंग है, तो बीच में होता है परपेंडिकुलर। कोई भी चीज किसी के ऊपर खड़ी हो तो क्या होती है? जैसे बिल्डिंग जमीन पे क्या होती है? खड़ी तो होती है, परपेंडिकुलर। तो ये फुल अगर 90 है और इतना एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सपोज अगर थीटा 50 रहता है तो ये 40 रहेगा, क्योंकि दोनों मिलकर 90 ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, या तो थीटा इक्वल टू ये थीटा ले ले, या फिर इसको 90 माइनस थीटा बोल के सॉल्व करें। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन चलते विदाउट कोई टाइम वेस्ट के। और ये मैंने एक डब्बा बनाया क्योंकि ये वैल्यू यूज होती है। इसके ऊपर भी छोटा सा एक टिप्पणी दे देता हूँ। इसमें करना कुछ नहीं होता है, इसमें हम पहले 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री यूज करते हैं। उसके बाद 0 से नंबर लिखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। रूट के अंदर का देखो बेटा, रूट के अंदर का 0, 1, 2, 3, 4। पहला स्टेप यही रहता है गिनती लिखने का। सेकंड स्टेप होता है सबको लास्ट नंबर से डिवाइड करना। लास्ट में 4 है तो 4 से सबको डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय 4, नीचे 4, 4, 4, 4। उसके बाद सबके ऊपर झोपड़ी बना दूंगा, सबको रूट में डाल दूंगा, रूट 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 रूट। अब 0 को कितने भी डिवाइड करो आंसर 0 आता है, 0 रूट में रहता नहीं, तो 0 को सीधा इसका आंसर आ गया 0। तो साइन 0 की वैल्यू होगी 0। या 1 है, 1 कभी भी रूट के अंदर, ये रूल है, 1 कभी भी रूट के अंदर नहीं रहता है, तो 1 बाहर आ जाएगा। अब 4 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 गई इस साइन 30 की वैल्यू। फिर बात करेंगे 45 की, तो रूट टू जो है वो कभी भी रूट के बाहर निकलने वाला नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा √2। और अपॉन में क्या आ जाएगा? 4 है तो 4 का बाहर क्या आता है? 2 आता है। लेकिन अभी इसको हम रैशनलाइज जब करते हैं तो इंटू रूट, इस 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? √2 इंटू √2, तो √2 कट हो जाता है, 1/√2 आंसर आता है, जो sin 45 का आंसर आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आप 60 की अगर बात करोगे तो 2 का स्क्वायर तो बाहर 2 आ जाएगा, √3 किसी का स्क्वायर नहीं, तो रूट के अंदर 3 वैसे रहेगा, तो √3/2 sin 60 हो गया। 4/4 सेम चीज है, कट होकर 1 होगी। और यही बताया था 1 कभी रूट के अंदर रहता नहीं, तो इसका आंसर हो गया 1। इसी चीज को आपको उल्टा लिखना है, 1 को यहाँ लिख देना है, सॉरी कॉस के लिए, हाँ सही बात है, 1 को यहाँ लिख देना है, √3/2 को इधर लिख देना है, ये तो इसके नीचे ही आ जाएगा, ये उधर जाएगा और फर्स्ट वाला एकदम लास्ट में जाएगा। फिर आपको इन दोनों का डिवीजन करके 10 में रखना है। 0/1, 0 के कितने भी हिस्से का आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। 1/2 और √3/2, तो 2 कट होगा, बचेगा 1/√3। 1 ये सेम चीज डिवाइड बाय सेम चीज, पूरा कट हो गया, आंसर 1 आ गया। √3/2 और अपॉन में 2, तो 2 कट होगा, ऊपर सिर्फ √3 बच जाएगा। अब 1/0, अपॉन में जब कभी 0 आए तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर डज नॉट डिफाइन, या फिर नॉट इन्फिनिटी, या फिर अनलिमिटेड, जो भी रहता है। तो मैंने यहाँ पे सिंबल बना दिया जो कि इन्फिनिटी का सिंबल है, नॉट डिफाइन का सिंबल, उल्टा लेटा हुआ ले। और ये कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो 0 का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, जिस तरह 1 का उल्टा 0 का उल्टा इन्फिनिटी, उसी तरह इन्फिनिटी का उल्टा 1 हो जाता है। ये आपको याद रखना है। और फिर ये टेबल आप यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट, एक चर्च है ना, एक चर्च है जिसकी हाइट 80 मीटर दी गई है, और उसको एक ऑब्जर्वर नीचे से देख रहा है चर्च के टॉप पर। पूरा क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ।
और इसका एक्सप्रेशन यहीं पे पड़ा हुआ है तो काम आसान हो जाएगा थोड़ा सा मेरा। अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, सॉरी चर्च की हाइट निकालना है, पर्सन 80 मीटर, तो उसको डायग्राम से ऐसा मैं बना दूंगा। मान लो ए बी क्या है, चर्च है, अब पर्सन सी पे खड़ा है, तो सी चर्च से कितना दूर खड़ा है, 80 मीटर। कितना दूर खड़ा है, तो देखो बी सी की वैल्यू 80 मीटर है यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई। थीटा कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो बोल रहा है 45 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना लिखा हूँ, कहाँ लिखा हूँ, कहीं लिखा हूँ, हाँ ये देखो गिवन में लिखा हूँ। और चर्च की हाइट मैंने क्या ले लिया था, ए बी, जो मुझे मालूम करनी है, तो ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अब वो क्या है, हाइट ऑफ द चर्च है। तो बेटा थीटा के सामने वाली चीज निकालनी है और थीटा से जुड़ी हुई चीज दी हुई है। तो साइन और कॉस और टेन की अगर बात करेंगे बेसिक रेशियोज की, तो हमको पता है साइन क्या होता है, ओ बाई एच, फास्ट फास्ट बोलो, कॉस क्या होता है, ए बाई एच, टेन क्या होता है, ओ बाई ए। तो इसके सामने का ओ और इसके मिला हुआ ए है, ओ निकालना तो टेन यूज कर सकता हूँ, और कॉट इसका उल्टा क्योंकि वो ए ओ है वो भी यूज कर सकता हूँ। तो टेन 45 मैंने यूज किया, पहले टेन थीटा ओ बाई ए लिख दिया, 45 लिया, ओ में क्या है, अपोजिट ए बी है, जुड़ा हुआ बी सी है, ए बी की हाइट निकालना है, बी सी 80 है, टेन 45 का वैल्यू यहाँ डब्बे से मिली 1, तो 81 जा 80, तो ए बी की वैल्यू हो गई 80 मीटर आंसर हो गया, हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। क्वेश्चन 2 पे जाएंगे अगर हम, तो क्वेश्चन 2 में एक लाइट हाउस है, इसी को मैं चेंज कर देता हूँ बेटा, एक लाइट हाउस है, अब ए बी द लाइट हाउस हो गया, हाँ, और उधर पे ना एक ऑब्जर्वर ऊपर से एक शिप को देख रहा है, एक ऑब्जर्वर ऊपर से एक शिप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है यहाँ पर 60 डिग्री का। अगर ये 60 तो बचा हुआ कितना होगा, बोलो ईमानदारी से, 30 होगा, और ये z की बात करो तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अभी इससे पहले मैंने 30 लेके सॉल्व कराया था, अभी 60 लेके सॉल्व करा देता हूँ ताकि आपके पास दोनों सॉल्यूशन हो जाए, और आप लोग को एक एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना एक सेंटेंस लिखूंगा, लेट ए बी द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, और लाइट हाउस की हाइट दी हुई है, यस दी हुई, क्योंकि शिप कितना दूर है वो निकालना है, तो ये दिया हुआ रहेगा, और ये 90 मीटर है। आप लोग देख रहे हो अब भी सॉल्व किए भूल गए ये 90 मीटर इसकी हाइट दी हुई है, हमें निकालना है शिप इस लाइट हाउस से कितनी दूर, यानी बी सी निकालना है, तो बी सी इज इक्वल टू, इस बार क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। और ए बी की हाइट हमें दी गई है 90 मीटर, और बेटा ये हाइट ऑफ दी चर्च के बजाय क्या बोल देंगे, एल एच है, लाइट हाउस है, ठीक है। आप यहाँ पर 10 60 यूज कर सकते हो इजीली, क्योंकि आपको क्या है, ओ दिया है, ए निकालना है, तो पहले तो ये ऐसे रहेगा, बाद में 45 की क्या लिखूंगा, 60, क्योंकि ये अगर 60 है तो अल्टरनेट एंगल ये भी 60, अब भी यहीं कहीं बताया था मैंने, हाँ यहीं बताया था, ये अगर थीटा है तो इसका अल्टरनेट थीटा बनता है, बस मुंह इधर का उधर घूम गया और कुछ नहीं हुआ है। अब z ऐसा बन रहा है, अब z ऐसा बन रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, बात खत्म हो गई। तो हम बात कर रहे हैं इधर की, हाँ तो इधर क्या हो रहा था, tan 60 का वैल्यू इसमें डब्बे में देख रहे थे हम, √3 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, और बी सी की वैल्यू यहाँ पर हमने लिखी थी कि निकालना है, और ए बी की वैल्यू 90 दी गई है। तो अब सॉल्यूशन थोड़ा सा चेंज होने वाला है, BC को वहां भेजेंगे तो 90 के नीचे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ईमानदारी से बताओ एकदम, √3 को हम टेबल में पढ़ सकते हैं क्या, नहीं पढ़ सकते, तो √3 को इंटू √3 कर दिया और ऊपर भी √3 कर दिया, क्योंकि √3 की भी वैल्यू दी हुई थी यहाँ पर क्वेश्चन में, √3 की वैल्यू 1.73 दी गई है, गिवन में है ऑलरेडी, तो ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये बेसिकली 90/3 हो गया, और इंटू, तो ये कट होकर 30 बना देगा इसको, तो आपको मतलब 30 को मल्टीप्लाई करना है √3 से, और √3 का वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दो, 1.75 है कि 3 है, 3 है। इसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि ये जो 0 है ना, 0 को ऐसे लिख लिया करो, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी ऑन, 3 3 और 5, 2 के बाद डेसिमल, 2 के बाद डेसिमल, तो बेटा इतना मीटर शिप दूर है, ये BC आया, और BC क्या था, डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है कि 2 बिल्डिंग है फेसिंग ईच अदर, हाँ 2 बिल्डिंग फेसिंग ईच अदर, ये सब मिटा दो ताकि थर्ड क्वेश्चन अच्छे से कर सको यहाँ पर। और कह रहा है कि एक बिल्डिंग की हाइट ना 10 मीटर है, पहले बोला 2 बिल्डिंग फेसिंग ईच अदर, बेटा मैं इसका सवाल का मतलब बताओ, सवाल पढ़ लेना वहां पर। और कह रहा है कि इसके टॉप पे से अगर इसके टॉप पे देखता हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। हाँ एक बात तो ये बोल दिया, बोले दोनों बिल्डिंग के बीच का जो रोड है ना उसकी विड्थ 12 मीटर है, हाँ ये भी बात हो गई तय। और अब सॉल्व करना चालू करते हो, और मेरे साथ साथ फास्ट आप लोग भी करोगे। तो जुमले हमने ऑलरेडी लिख चुके कि लेट ए बी द हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, सी डी बी द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। अब हम लेंगे एंड BD क्या है, BD है विद बिटवीन दी 2 बिल्डिंग है ना, द डिस्टेंस ऑफ या डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग इज 12 मीटर।
ये भी आप लिख सकते हो। तो अब मेरे पास क्या क्या है एक्चुअली देखा है तो मेरे पास ए बी है 10 मीटर का, जो कि हाइट ऑफ क्या है, फर्स्ट बिल्डिंग है। मेरे पास सी डी क्वेश्चन मार्क है, भूल जाओ बाद में, पहले बी डी कितने की है 12 की है, महंगी है ना थोड़ी सी कोई बात नहीं। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे मैंने आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया था डायग्राम के जरिए कि जब ये एक पैरेलल चीज है ना आपस में, तो जितना इसकी हाइट है ना उसके रेंज में इसका मान लो अगर 4 माला आ रहा है तो ये यहाँ से 4 माले की हाइट भी उतनी हो जाएगी जितनी बिल्डिंग है। इसका एग्जांपल मैंने आपको ऐसा दिया था कि अगर मेरे सामने कोई बच्चा खड़ा है 5 फुट का, तो मेरे जितने भी आता रहेगा उतना मैं 5 फुट हो जाऊंगा। ऊपर का मैं नाप लूंगा और उस 5 में अगर मैं इसको मिला दूं तो मेरी टोटल हाइट निकल जाएगी। बिल्डिंग की टोटल हाइट निकालना है तो एक पॉइंट ई हमने ले लिया, तो लेट ई बी द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस टू दी ए बी। भाई ए बी के डिस्टेंस के बराबर ई एक पॉइंट ले लिया, तो अगर ये 10 मीटर तो ईमानदारी से बोलो डी भी कितना हो जाएगा 10 मीटर, तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू 10 मीटर। अच्छा, ये नीचे की 12 लंबाई है, डीडी कितने की थी अभी बताया आपने, महंगी थी, कितने की थी 12 की थी। तो जो लंबाई नीचे है वो हर जगह पे सेम ही रहेगी ना, यहाँ भी 12, दोनों फ्लोर, पहले माले के बीच में 12, दूसरे माले के बीच में 12, इस तरह करते करते आप इसके टेरेस तक पहुंचेंगे और उसका कोई तो फ्लोर रहेगा क्योंकि बिल्डिंग बड़ी है। अगर मान लो इसको मैं इमेजिनरी बड़ा इसके बराबर, तो दोनों के टेरेस के बीच में भी कितना रहेगा बोलो 12 रहेगा। बात एकदम सिंपल सी चीज है एकदम, 12 12 12 तो मेरे पास ए भी कितना आ गया 12 मीटर, ठीक है। क्यू ए आया, ए इसका टॉप था और ई एक पॉइंट मैंने लिया तो जो इक्वी डिस्टेंस हो इसके जैसा हो, चाहे वो कोई भी फ्लोर हो। आप चौथा माला पांचवा माला खुद से नहीं लिख सकते हो, हमको पता नहीं कितने फ्लोर पे आने वाला वो, ठीक है। तो मार्कर कहाँ गया मेरा दूसरा वाला हाँ, तो अब इसके बाद हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं सीडी। तो बेटा सीडी अगर आपको निकालना है तो सीडी निकाल सकते हो आप, खरीदना पड़ेगा। कैसे? सीडी एक्चुअली में सीई प्लस ईडी है, तो सीडी में आप सीई और ईडी को निकाल लो, जिसमें से ईडी या डी बोल लो, वो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बेसिकली में सीई ही निकालना है, वही बात हो गई ना। बच्चा 5 फुट का है तो 5 फुट तो पता ही हो गया, सिर्फ ऊपर का हाइट कैलकुलेट करना है। तो हमें बस ये ऊपर की हाइट कैलकुलेट करना है, सीई। गौर से देख, एंगल के सामने वाली चीज निकालना है, तो अपोजिट निकालना है। गिवन में क्या है, इसका मिला हुआ एडजेसेंट है, तो पटक के लेकर आ 10 को, tan थीटा इज इक्वल टू ओ बाई ए। किस ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ACE। भाई ऊपर वाले ट्रायंगल में tan थीटा लगाएंगे, इससे पहले ट्रायंगल एक ही था तो बता नहीं रहे थे। अब क्या ऊपर अलग ट्रायंगल है और कोई अगर ऐसा मारे लाइन ऐसा मारे तो यहाँ नीचे, वैसे नीचे एक रेक्टेंगल है तो ऊपर ही एक ट्रायंगल बन रहा है। आप लेकिन लिख लो, कोई मसला नहीं है। हाँ, तो tan थीटा tan 60 बोल दो, कितना होता है ईमानदारी से? बेटा वो नहीं कह रहा हूँ, tan 60 कितना होता है ओ बाई ए में बताओ ना। तो इसका ओ कितना है, CE अपॉन ए AE। अब इसकी वैल्यू आपको पता है √3 होती है, लिख लो। और CE आपको निकालना तो CE वैसे ही रहेगा, AE डिवाइड में यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और AI 12 है, AE क्या है 12 है, तो ये इंटू 12। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी है क्या सवाल में? नीचे अलग से दी है क्या √3 को कुछ वैल्यू? नहीं, तो नहीं दिए तो हम √3 को √3 ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये 12√3 हो गया, कितना हो गया? तो CE इज इक्वल टू 12√3 CE आया, बट मेरे को तो पूरा CD निकालना है ना। तो CD क्या होता है, CE प्लस CD। अरे CD क्या होता है, CE प्लस, देयरफॉर इसके बाद आप ये लाइन लिखोगे CD इज इक्वल टू CE प्लस CD। फिर देयर, ये बेटा देख ले एरो, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद ये, तो CD इज इक्वल टू CE कितना आया 12√3 प्लस ED कितना था 10, तो यही आंसर हो गया। इसके आगे मीटर लगा देने का। पूछो क्यों आपस में ऐड नहीं कर रहे बच्चे लोग? 22 कर देते हैं, 12 10 22। भाई ये एक √3 के साथ नंबर है ना, ये एक अलग चीज है, एक अलग चीज है। आपको मैंने शायद कभी पहले बताया था एकदम कि एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ सेम चीजों में होती है। मैं बोलूंगा 2 बकरे 2 कुत्ते, तो मिला के कितने बकरे हुए? 2 ही बकरे हैं। कुल मिला के जानवर कितने हुए? 4, लेकिन 4 में क्या है, 2 बकरे प्लस 2 गधे बोल लो। कुत्ते क्या होता है, गाली देते, बहुत माफ है। तो ये वही है, 12 और 10 मिला तो कितना होगा, उतना ही होगा जितना दिया हुआ है। खत्म, टाइम 15 मिनट पार 20। आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे फटाफट करते हैं। इस बार ना 30 मिनट के अंदर एक्सरसाइज को हम लोग निपटाएंगे इंशाल्लाह। समझ में आ रहा है ना तो आप लोग को? हाँ, बस काफी है। बाद में इसी को 2-3 बार देख लेना तो समझ आ जाएगा, अगर कुछ नहीं समझा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत फास्ट कराऊंगा अब मैं। बोल रहा है कि 2 पोल्स, वही चलेगा ना।
हाँ, 2 poles ऑफ हाइट 18 मीटर और 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, 2 खंबे जमीन पे गड़े हुए इधर गड़ा देते, उधर पे सोल्यूशन चाहिए। एक खंबा ऐसा बना दो, एक खंबा बड़ा बना, पूछो क्यों? एक का मीटर कितना दिया हुआ है? 18 मीटर है और एक का 7 है ना, तो छोटा वाला 7 मीटर का होगा और ऑब्वियसली बड़ा वाला, खंबे का नाम भी दे दो, लेट ए बी एंड सी डी आर दी 2 poles विच आर 7 मीटर एंड 18 मीटर इन देयर हाइट। तो इधर से गिवन लिखना भी चालू कर दो, बोलो कितना हुआ? ए बी का वैल्यू 7 मीटर, हाँ, और सी डी का वैल्यू 18 मीटर। और क्या दिया सवाल में देखते, बोल रहे कि अगर द लेंथ ऑफ द वायर फेस्टेंड एट द टॉप्स इन वही रहेगा, हाँ, इस 22 मीटर कह रहा है कि इनके टॉप पे ना, मतलब यहां से एक बिजली का तार डाल रहा वायर, कहां पे? इसके टॉप पे, और उसकी लंबाई है 22 मीटर। देखो हाइपोटेनस इस बार दे रहा है, इस बार 10 यूज करने वाले नहीं है, बात समझाई? हर बार कहा था ना मैंने, तार धागा कुछ तो बांधना पड़ेगा, इस बार इसने वायर बांध दिया है और वो 22 मीटर का बांधा है इसने। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, बताना है कि ये वायर हॉरिजॉन्टल से, यानी यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन आपको खींचना पड़ेगा, कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। इस बार एंगल बताना है, 30, 40, 50 क्या है, बहुत मस्त चीज है एकदम। फिर से लॉजिक लेकर आ जाओ बेटा, ये कुल मिला के 18 मीटर था ना सीडी, तो यहाँ पे लेट ई बी द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस टू दी ए बी, तो अगर ये 7 तो ई से डी बी कितना हो गया? 7, टोटल 18, तो बचा हुआ कितना रहेगा बोल? इधर मैंने एरो बना दिया ना, तो यहाँ लिखता, अरे 11 मीटर बचेगा ना, ये पूरा 18 मीटर था, नहीं समझा? पूरा 18 था, उसमें से ये 7 हो गया ना टॉप के। अब आप ये बोला 7 इतना बड़ा 11 इतना छोटा क्यों है? एक रफ डायग्राम है, हाँ, एक रफ डायग्राम है। अगर मैं 7 को इतना लिया और 11 को इधर तक लेता तो फिर इतना 7 बचा हुआ 11 रहता, ठीक है, वो आपके ऊपर है, रफ डायग्राम में कोई इशू नहीं है। तो अब तो हमें बहुत आसानी से बात समझ आ जा रही है कि एच दिया हुआ है और थीटा के सामने वाला ओ दिया हुआ है, ओ एच साइन का प्रॉपर्टी है या उसका उल्टा कोसेक का है, तो साइन यूज करके मैं क्या निकाल लूंगा? थीटा निकाल लूंगा। तो यहाँ पर मेरे को क्या निकालना रहेगा? सोलूमन भाई बुलाओ, क्या बोलेंगे सलमान भाई मालूम है? टेक साइन थीटा इज इक्वल टू ओ बाई एच, साइन थीटा इज इक्वल टू ओ कितना है? 22 ओ बाई एच, सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ना, अपोजिट कितना है इसका भाई? इसका अपोजिट 11 है, कुछ भी बोलती लड़की है। और एच कितना है? 22। एच कितना है भाई? कट कर लेना, 11 1 जा 11 2 जा, तो साइन थीटा कितना आ गया? ईमानदारी से बोल 1/2। तो साइन थीटा 1/2, 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू आती है? देखो 30 की आती है, तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यू के साइन 30 होता है 1/2। ये रीजन डाल के लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आ गया ना, एंगल मेड बाय द वायर इज 30 डिग्री, बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अभी तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये फटाफट लिख दो। अबे 4 लाइन तो लिखने में क्या टाइम जा रहा है? समझते हो, बहुत एहसान कर रहे हो, कोई बात नहीं। 5वां क्वेश्चन समझो समझो, अच्छी बात है, समझो, लेकिन 4 लाइन लिखने में और कितना टाइम चाहिए वो पूछ रहा हूँ मैं। हो गया, वेरी गुड। मैं यहाँ वैसे करा रहा हूँ, वो वैसे रहेगा, मिटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 ना, मस्त क्वेश्चन है। एक तूफान आ रहा है, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, ब्रोकन, समझ में आ रही बात? इंग्लिश होने वाला इसके बाद, इसलिए अभी बता रहा हूँ मैं। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। एक पेड़ है, तूफान आया और वो टूट गया। मान लो यहाँ कहीं से टूट रहा है इस पॉइंट से, तो टूटने के बाद ये ऊपर का टॉप ना ऐसे नीचे आ जा रहा है, तो ये कुछ ऐसा आ जा रहा है जमीन पे। और जब इसका ये क्या है? टॉप है ना पेड़ का, ये वही टॉप है, टूट के इधर आ गया, तो वो रेस्ट कितने पे रेस्ट कर रहा है? बेस से 20 मीटर, तो ये लंबाई 20 मीटर की हो गई। अरे मतलब वो पेड़ अच्छा खासा बड़ा रहेगा, 20 मीटर तो बड़ा ही रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि टूटने के बाद जमीन पे जब गिरा है तो 20 मीटर दूर है। हाँ, तो लेट AB be the height of tree, ठीक है, and C is the point where top is rested, and C is the point where top is rested after broke। हाँ, ये इतना जुमले जरूरत भी नहीं है, हाँ, आफ्टर रेस्टेड बोल दो। तो AC का वैल्यू क्या दे दिया गिवन ने, बोलो फटक से। AC इज इक्वल टू 20 मीटर। और क्या बोल रहा है अभी सुनते हम लोग। हाँ,
और वो कह रहा है कि इसके बाद द लेंथ ऑफ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। भाई गिर तो रहा है यहाँ पे और 60 डिग्री का एंगल भी बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल ना, ये हॉरिजॉन्टल होता है नीचे का, जमीन क्या होता है हॉरिजॉन्टल, तो थीटा आ गया 60 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। इधर देख इधर देख इधर देख, और बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, बहुत सिंपल चीज है, ट्री का टोटल हाइट बताने का है। तो बेटा इधर देख, अगर मेरे पास ट्री के सामने वाला ये अपोजिट, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हम लोग ई, जहां से टूटा है, लेट ई बी द पॉइंट वेयर द ट्री गेट ब्रोक। हाँ, तो ई से टूटा तो मैं इसको बी डैश भी बोल सकता हूँ, बी डैश, क्योंकि ये ही टॉप इधर पे आया है, लेकिन मैं सी ही बोलूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि आप बी और बी डैश लिखने में ना कंफ्यूज होंगे तो कुछ और ले लोगे। हमने मेंशन कर दिया सी इज द पॉइंट वेयर द ट्री इज गेट रेस्टेड आफ्टर द ब्रोक, मतलब टॉप ही इधर पे आया है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है? ट्री की पूरी लंबाई, तो पूरा ट्री ए बी है, पूरा ट्री क्या है ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालना है। बट मुझे ईमान बता, ए बी को अगर मैं तोड़ के लिखूं तो बी ई प्लस ई होगा, बीई प्लस ई ए पहले लिखता हूं। अब बीई की जगह क्या लिख रहा हूं मालूम है? टूटते इधर आ गया ना, तो सीई। कितने लोग को समझ में आई बात? भाई ये वही हिस्सा जो टूट के इधर आ चुका है, नाम सिर्फ सी डाल दिया हो, या चलो अगर इसको बी ही बोल दो आफ्टर ब्रेक, तो ये जो ई बी है यहाँ भी ई बी रहेगा ना, तो मेरे को ई बी प्लस ए ही करना पड़ेगा। और अगर मैं पॉइंट पे सी लिया, जैसे कि आपने लिखा था सी इज द पॉइंट, तो क्या हो जाएगा? सी प्लस ए, मतलब इसमें इसको मिला दूं। अरे समझना, ये टूटा पड़ा था, अगर इसको सीधा कर देता कोई ऐसा, इस पॉइंट को यहां ले आता है, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा ना, एंड दैट इज द हाइट ऑफ ट्री। तो ये मिला ले, इसमें ये मिला ले, सीधा कर दे तो ये बन गया, ठीक है। तो मुझे ए ई निकालना है एक्चुअली में, क्योंकि सी तो ऑलरेडी क्या है गिवन है क्या? सी नहीं, सी भी निकालना है, दोनों को निकाल के ऐड करना है, दोनों को निकाल के ऐड करना है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे करूंगा मैं, ए ई निकालूंगा, एंगल के सामने निकालना है, एंगल का मिला हुआ दिया 10 पटक के मारेंगे। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए, सॉल्यूशन मेरे साथ करते चलो, यहाँ पे चले जाऊंगा मैं सॉल्यूशन करते करते, क्योंकि यहाँ पे निकालूंगा वो टूटा हुआ हिस्सा, अभी निकालूंगा जो खड़ा हिस्सा है, फिर जो गिर गया उसका निकालूंगा। तो चलो ए ही निकालेंगे। तो tan थीटा क्या बोलता है बोलो? ओ बाई ए। tan 60 क्या बोलेगा? ओ क्या है? ए ई। हाँ, और ए क्या है? बोलो बोलो, ए क्या है? ए सी। पहले वैल्यू लिख लो ना, एडजेसेंट है ना, थीटा का मिला हुआ ए सी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। Therefore tan 60 कितना होता है? tan 60 √3 होता है, √3 इज इक्वल टू ए ई का वैल्यू निकालना है, तो ए ई ए सी रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा? ए सी बाहर है, सॉरी बी से, ए सी बी से, तो 20 को यहाँ भेज दो, तो ए ई का वैल्यू क्या आ जाएगा? 20 √3। एक बॉक्स बना लो इसके ऊपर, अरे गलत बन गया बॉक्स, ऐसा बॉक्स एक बना लो। आप लोग को समझ में आया क्या ए कैसे निकला? पक्का 100%। चलो यहाँ पे ए निकालते, कौन सा? ईसी निकालते। अच्छा ईसी निकालने के लिए इधर मैं लिख लेता हूँ 20 क्या यहाँ पे √3 का वैल्यू दिया है क्या? नहीं ना, बहुत सही चीज़ है फिर। तो अब देखो मेरे को ना थीटा के सामने वाला दिया हुआ है और थीटा के बाजू वाला दिया हुआ, मतलब ढूंढ लिया ना मैंने। अच्छा एक चीज़ को बताओ, अगर एडजेसेंट दिया हुआ है थीटा के साथ वाला और एच निकालना है तो क्या लगेगा? एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज किसमें आते हैं? कॉस में आते। तो यहाँ पर आप कॉस यूज कर लो, क्या यूज कर लो? कॉस थीटा क्या बोलोगे? ए बाई एच। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ए बाई एच। कॉस का थीटा का ए क्या है? वही 20 है। हाँ, अब कॉस 60 ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे भाई? एंगल 60 है ना, कॉस 60 ले लेंगे। ए क्या है? वही BC है, ए सॉरी AC है, एडजेसेंट AC ही है, और हाइपोटेनस क्या है? EC है, ठीक है। तो EC को यहाँ भेज दो, तो EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC अपॉन कॉस 60। बट अभी वैल्यू डाल दो, AC कितने की है? 20 की है, और कॉस 60 कितना होता है? बोल ईमानदारी से, 1/2 होता है। कॉस 60 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर 1/2 है 2। एक काम करो, ऐसा मत करो, तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तुम लिखो 20 और अपॉन मतलब डिवाइड, कौन डिवाइड करो उसको? EC 1/2। अब थोड़ा आपको काम आसान लग जाएगा, 1/2 लिखना है, इसको क्या लिख रही है? अब गौर से देख, डिवाइड का उल्टा क्या होता है? तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो 22 सा 40। तो EC की वैल्यू कितनी आ गई? 40 मीटर। और ये भी कितना था? 20 √3 मीटर था। अब मुझे क्या चाहिए? पूरा पेड़ चाहिए, मीन्स AB चाहिए। वो कैसे मिलेगा? EA प्लस CE से मिलेगा। तो यहाँ मैं पेड़ की लंबाई निकाल रहा हूँ, चूंकि AB था, EA प्लस
ई ए प्लस सी ई, ठीक है। ई ए का वैल्यू बताओ कितना आया था, ए ई या ई ए जो भी है 20√3 था, और ये कितना आया 40। अब दोनों में देखो 20 और 40 20 के डबल में आते हैं, तो 20 कॉमन निकाल लो, या तो इतना मीटर बोल लो आंसर, या दोनों में से 20 कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा √3 + 2, क्योंकि 20 2 × 40 होता है, और यहाँ से 20 बाहर चले गया, इतना मीटर। आंसर क्या है, कुछ और है? नहीं कॉमन नहीं निकाले, ये आंसर है फिर। हाँ। 20√3 + 40 मीटर, ठीक है ना। तो मैं आपको ये तो बोल रहा हूँ, चाहे निकाल लो चाहे मत निकालो, क्योंकि इम्तिहान में बोर्ड एग्जाम में आपको कहाँ स्टॉप करना है वो आप डिसाइड करोगे। हाँ, आपको बोलेगा मैं यहीं रुक जाऊंगी, मैं डिसाइड कर लिया, ऐसा नहीं, आंसर पर आगे डिसाइड करने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट, लास्ट वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। मिनट 43 25 30 होगा तो बंद कर देना बगैर बोले मुझे। लास्ट टाइम कितना हुआ था, लास्ट टाइम वीडियो कहाँ तक पूछा था, 40 पार हुआ था, तो 40 पे बगैर बोले बंद कर देना, ठीक है। क्या मेरा +2, ये +2 इधर का पूछ रही है। अबे 40 टेबल में कब आता है, 20 के टेबल में 2 पर आता है, तो 2 लिख दे यहाँ पर, और क्या इतना क्या सोच रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो गया लिख कर के बाकी है, ये सब तो हो गया रहेगा ना। अब तुम खुद से भी निकाल सकते हो, वो सिंपल है, तरीका तो पूरा बता दिया मैंने। चलो ये पेड़ों भी मिटा दो, डायग्राम जरूरी है इसमें, हाँ रफ डायग्राम, ताकि आपको हिंट मिले कहाँ से क्या बना रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक रीड कर दो बेटा, जब तक रीड कर, अबे रीड कर बोल तो बैठिए। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. बस एक पतंग है जमीन से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, तो हम लोग पहले एक पतंग बना लेते हैं। जमीन से 60 मीटर ऊपर है ना, बात समझ। तो ये पतंग तो मांझा यहाँ कहीं रहेगा, लेकिन हाइट इसकी जमीन से 60 मान लो ये जमीन है, ठीक है। तो ए बी द हाइट ऑफ पतंग, पतंग थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, ए बी दी हाइट ऑफ काइट विच इज ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर बोलो 60 मीटर, यही तो दिया हुआ सवाल में है ना। चल बेटा आगे पढ़ क्या है। The string attached to the kite is tied at the ground. हाँ, इससे जो मांझा बना हुआ स्ट्रिंग वो जमीन पे टाई है बंधा हुआ, हाँ ठीक है। It makes an angle of 60 degrees with the ground. एंगल 60 डिग्री है ग्राउंड से, मतलब यहाँ बन रहा है थीटा 60 डिग्री, लिख लो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और Assuming that the string is straight. हाँ, मान लो कि ये मांझा स्ट्रेट है, क्यों मान लो मालूम है, क्योंकि मांझा कभी स्ट्रेट पतंग का रहता नहीं, जब पतंग उड़ती है तो ऐसा झोल से रहता है वो। हाँ, लेकिन वो मान लो एकदम स्ट्रेट है, क्योंकि झोल आ गया तो ट्रायंगल में लाइन आ गई तो फिर वो ट्रायंगल नहीं रहता। बोला The length of the string. हमें इसकी लंबाई निकालनी है, मांझा कितना लंबा है, यानी की वैल्यू दी गई है हाँ √3 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 70. 1.73। क्या बोल रहे मालूम है कि एक मांझा है जो पतंग को उड़ा रहा है, पतंग जमीन से कितना मीटर ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, तो कितना मांझा लगा उसको उतना उड़ाने में, उतना ऊपर करने में, हाँ वो निकालना है। मतलब हमें BC निकालना है। क्या निकालना है, दैट इज द हाइट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो अज्यूम करने का जुमला सुन लो, लेट AB बी द हाइट ऑफ काइट, हाँ तो AB इक्वल टू 60 मीटर गिवन में लिख दिया हमने। हाँ, एंगल कितने का बना रहा है वो एंगल 60 डिग्री का, 60 डिग्री एंगल डाल दो, ठीक है, कट हो रहा आप इससे। और AC क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है जो दिया भी नहीं है और चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा था एक साइड हो तो हम कोई भी साइड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली BC, और BC क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आप लिखेंगे लेट BC बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और BC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मैं थोड़ा स्लो जाता हूँ, 40 मिनट पहुँचा वो नहीं ना, तो 40 मिनट के अंदर एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर रहे हो, कोई बात नहीं। तो चलो आप मेरे को बताओ सोलोमन भाई में क्या आएगा, क्या लेंगे, पहले गौर से देख, थीटा के सामने वाला दिया हुआ है और हाइपोटेनस चाहिए, जमीन से उड़ रहा है, हाइट परपेंडिकुलर है, तो साइन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि साइन नहीं होता है O/H है ना, O दिया हुआ है, H निकालना है तो O/H यूज कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 इज इक्वल टू O/H, या पहले साइन थीटा जो हम लोग हमेशा लोग करते थे, साइन थीटा, फिर थीटा डालेंगे 60। क्या यहाँ लिख दो सोल्यूशन, समझ आ रहा है? अच्छा कि वहाँ चलने दो, चलो यहीं चलने देते। साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट क्या उसका AB, और AB अभी सीधा लिख देता हूँ मैं AB को AB लिख देता हूँ, अभी BC नीचे लिख दूंगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है। साइन 60 की वैल्यू बोल बेटा कितनी होती है, साइन 60 होती है √3/2 होती है, तो यहाँ √3/2 लिखेंगे हम, और AB कितना है 60 है, तो यहाँ 60 लिख देंगे,
और अपॉन में BC वैसी के वैसे ही रहेगा, है ना, सिंपल सी चीज एकदम। अब क्या करेंगे हम मालूम है, BC को यहाँ लाएंगे तो ये उधर जाएगा, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मालूम है, 2 नीचे वाले के ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 62 सा 120 बना देगा, और √3 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अगली बार क्या करूंगा मैं, यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर भी √3 का खुद से करूंगा, तो √3 × 3 3 बन जाएगा, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 इंटू √3/3, 3 से कट कर दे, 3 चौक 12, 0 वैसे की वैसे ही, तो BC की वैल्यू क्या आ गई 40 √3। अब √3 का वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, BC इज इक्वल टू 40 इंटू √3 का वैल्यू था 1.73, 0 को ऐसे लिख दे, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28 + 1 29, 2 कैरी ऑन, 4 1 ज़ा 4 + 2 6, 2 के बाद डेसिमल, 2 के बाद डेसिमल, तो BC की वैल्यू होगी 69.20 इतना मीटर। तो आप लास्ट जुमला लिखोगे द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.20 मीटर, दैट्स ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो बे, बंद कर।